नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार विधानसभा के कई सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं महागठबंधन बनने के बाद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मोहम्मद शहाबुद्दीन, पूर्व सांसद दिवंगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन और उनके परिवार की, जिनके लिए अब कह सके आरजेडी को सोचना होगा। सोच रही है, नहीं सोच रही आरजेडी, क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो परिवार है एक चिंता का विषय बन चुका है आरजेडी के लिए। चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं। गोपालगंज में आपने देखा कैसे 12,000 मुसलमानों ने एआईएमआईएम को वोट दे दिया। अब ऐसे में शहाबुद्दीन परिवार की नाराजगी, क्योंकि हिना साहब ने पहले कहा था कि अभी हम कहीं नहीं है। श्रीजन गैसवा हमारे साथ मौजूद है। कई सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। गोपालगंज में तो 1700 वोट से हार हो गई। अभी कुर्नी में उपचुनाव हो रहे हैं। मनोज कुशवाहा कैंडिडेट हैं। क्या लगता है, शहाबुद्दीन के परिवार को मना लेना होगा या फिर आगे बातें बिगड़ेगी? देखिए आलोक, आपने जैसा कहा कि 2 सीटों पर उपचुनाव हुए और अब कुर्नी में हो रहा है। 2 सीटों पर जो चुनाव हुआ, उपचुनाव, मोकामा और गोपालगंज, वहां आरजेडी चुनाव लड़ रही थी महागठबंधन की ओर से, सामने बीजेपी। और अब कुर्नी में जब हो रहा है तो जेडीयू चुनाव लड़ रही है, सामने बीजेपी। तो देखिए, मोकामा और गोपालगंज, मोकामा में मुसलमान वोटर बहुत प्रासंगिक नहीं थे, लेकिन गोपालगंज में प्रासंगिक थे। और तेजस्वी यादव ने शुरुआती मेहनत भी बहुत की, क्योंकि गोपालगंज सीट के सबसे प्रबल दावेदार थे रियाजुल हक राजू, लेकिन उन्हें मना लिया गया मोहन गुप्ता को टिकट देने के लिए। रियाजुल हक राजू ने बहुत मेहनत भी की मोहन गुप्ता के लिए। पार्टी की बात उन्होंने स्वीकार की, पार्टी का निर्देश उन्होंने माना। तेजस्वी यादव जब गोपालगंज गए तो उनके घर खाना खाने भी गए, उनका सम्मान बढ़ाने के लिए। माँ के पैर छुए। लेकिन 1794 मतों से हार हो गई गोपालगंज में। और जैसा आपने कहा कि 12,000 मत ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार को आ गए, तो जाहिर तौर पर ओवैसी की पार्टी के जो उम्मीदवार को वोट मिला वो वोट मुसलमानों का था। और यह बात सही है कि गोपालगंज में शहाबुद्दीन, दिवंगत शहाबुद्दीन, जिन्हें लोग सिवान का साहब भी कहते थे, साहेब भी कहते थे, उनके परिवार ने कोई रुचि नहीं ली आरजेडी की जीत सुनिश्चित करने के लिए। कहने वाले यह भी कहते हैं कि रुचि नहीं ली, और रुचि न लेने का प्रभाव नकारात्मक गया। इसके कारण आरजेडी की हार वहां 1794 मतों से तय हो गई। तो अब यह सवाल पैदा होता है कि रुचि नहीं लेना और गोपालगंज की हार। देखिए, कहने वाले कहते हैं कि जब तेजस्वी यादव गोपालगंज गए थे और उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि मुसलमान मतदाताओं के बीच हिना साहब और उसामा की खोज हो रही है, तो उन्होंने सिवान से बातचीत करने की कोशिश की थी, मतलब प्रतापपुर से, मतलब शहाबुद्दीन के गांव में, उनके परिवार से। लेकिन शहाबुद्दीन के परिवार ने भी कोई बहुत रुचि नहीं ली थी और कहा था कि आपको यहां आना होगा। तो शायद तेजस्वी यादव ने इस बात को कबूल नहीं किया, और जब यह बात कबूल नहीं हुई तो बात और बिगड़ गई। वैसे भी आपने देखा था कि नाराजगी, जब शहाबुद्दीन साहब दिवंगत हुए तो तेजस्वी, या फिर यूं कहें कि आरजेडी के परिवार से कोई वहां तत्काल नहीं पहुंचा था, जिस कारण कोरोना का काल भी था। बात कहां तक बढ़ गई थी, और इसके बाद जो स्थितियां और परिस्थितियां हुई, जैसा आपने कहा है कि हिना साहब ने कह दिया कि अभी हम कहीं नहीं हैं, न्यूट्रल है। मतलब साफ तौर पर न आरजेडी में न किसी और पार्टी में। तो देखिए, शहाबुद्दीन मुसलमानों के नेता के रूप में आरजेडी की सबसे बड़ी ताकत थे। और यह भी सच है कि शहाबुद्दीन और लालू यादव एक दूसरे की शक्ति के पर्याय थे, राजनीतिक जरूरतों से। और मुसलमानों में जितना बड़ा फैन फॉलोइंग शहाबुद्दीन का था, तो ये नुकसान तो पहुंचा है। कहने वाले चाहे कुछ भी कह लें, कहने वाले आप कुछ भी कह लें। देखिए, उनके दूसरे कर्म, उनका दूसरा इतिहास, वो एक दूसरा है। तो गोपालगंज की ही हम बात कर रहे थे। देखिए, गोपालगंज में जब शहाबुद्दीन का परिवार नहीं गया और गोपालगंज जीतना था, तो तेजस्वी यादव ने वहां मुसलमानों की फौज, मुसलमान नेताओं की फौज उतार दी थी। एक वाकया मुझे आज ही बता रहे थे गोपालगंज के गांव के मुस्लिम बाहुल्य गांव के लोग, कि अशफाक करीम, आपको पता है, आरजेडी के राज्यसभा के सदस्य हैं, कटिहार मेडिकल कॉलेज के संस्थापक भी हैं, वे भी गोपालगंज गए थे। और जब वे गोपालगंज के एक मुसलमान बाहुल्य गांव में पहुंचे तो वहां के मुसलमानों ने कहा कि आप 400 किलोमीटर से चले आए, लेकिन सिवान से क्यों नहीं बुलाए, बगल से क्यों नहीं बुलाए। तो इस सवाल का जवाब
अशफाक करीम के पास नहीं था। अशफाक करीम के पास नहीं था और परिणाम आपने देखा ही। मतलब आप मानते हैं कि रियाजुल हक राजू ने थोड़ी जो मेहनत की उसका ही असर था, नहीं तो फिर डिफरेंस कहीं बड़ा हो जाता है। डिफरेंस बड़ा हो जाता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, ठीक है ना। तो ओवैसी चिंता है और शहाबुद्दीन के परिवार की नाराजगी। देखिए, अब शहाबुद्दीन के परिवार से तेजस्वी यादव पिंड छुड़ाना चाहते हैं, क्या सच है? यदि पिंड छुड़ाना चाहते हैं तो उनके पास वैकल्पिक प्लान क्या है? हालांकि शादी में तो गए थे। नहीं, शादी में जाना, देखिए शादी में जाना और राजनीतिक रिश्ता बनना, शादी में तो आप विरोधियों के यहाँ भी जाते हैं, ठीक है ना। राजनीतिक रिश्ता बनना, ये दोनों दो बातें होती है। तो माइनस शहाबुद्दीन क्या प्लान है? अब्दुल बारी सिद्दीकी की काफी उम्र हो गई है, ठीक है ना। इनके पास और कोई नेता इस तरीके से नहीं है जिनकी पहचान पूरे बिहार के मुसलमानों में है, उस कौम को हो। तो इनके पास प्लान क्या? उधर से ओवैसी हर जगह सेंधमारी करने में लगे हैं। तो देखिए, अभी चर्चा है कुर्नी में भी खड़ा कर सकते हैं। देखिए, आपने अभी से थोड़ी देर पहले मुझे लगता है कि अख्तरुल ईमान से बात की थी, उन्होंने कहा कि अभी फैसला नहीं किए हैं, उम्मीदवार की तलाश जारी है, कर सकते हैं। अब तो 2 ही दिन बचे हैं। तो यदि कुर्नी की आप बात ले आए हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि कुर्नी में भी 52,000 52,000 वोटर्स हैं, मुसलमान, मतलब बहुत बड़े वर्ग में है, बहुत बड़ी संख्या में है। तो यदि ओवैसी का उम्मीदवार वहां आया तो महागठबंधन की स्थिति, महागठबंधन के लिए परेशानी बढ़ सकती है। क्यों? शहाबुद्दीन और मुजफ्फरपुर का भी कोई रिश्ता है क्या? नहीं, शहाबुद्दीन और मुजफ्फर, देखिए उत्तर बिहार शहाबुद्दीन का है ही, वहां मैंने कहा ना फैन फॉलोइंग। और सिवान के साहब, अरे भाई, शहाबुद्दीन ने मुजफ्फरपुर में ही पीएचडी की थी, वह भी बवाल हुआ था कि लोग कॉपियां कौन लिख रहे थे, ठीक है ना। खैर, वो कहानियां तो मैं खबरों के पीछे में सुनाता ही रहता हूँ। तो आप ये नहीं कह सकते कि कुर्नी के मुसलमान शहाबुद्दीन को नहीं जानते हैं और शहाबुद्दीन और तेजस्वी यादव के परिवार के रिश्ते को नहीं जानते हैं। तो ओवैसी की पार्टी अब तक उम्मीदवार घोषित नहीं की है, यह भी सच है। और उम्मीदवार घोषित करती, देखिए यह भी समझिए कि कुर्नी में जेडीयू चुनाव लड़ रहा है, मतलब नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव तो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन इस बात को भी आपको समझना होगा कि जब दिवंगत हुए शहाबुद्दीन, तो लालू यादव के परिवार के लोगों ने भले न संपर्क साधा हो ठीक से, लेकिन नीतीश कुमार ने तुरंत संपर्क साध लिया था, मरणोपरांत, मतलब मई के महीने में ही। हाँ, मतलब जिस दिन जो कोरोना जिस दिन मृत्यु को प्राप्त हुए थे। आपको मालूम है कि मृत्यु को लेकर भी कई तरीके का विवाद है कि उन्हें किन कारणों से तिहाड़ से भेजा गया, वो भी दीनदयाल हॉस्पिटल में, एम्स में क्यों नहीं भर्ती कराया गया, तो वो विवाद है। तो नीतीश कुमार ने उसी दिन मातम कुर्सी के लिए, और नीतीश कुमार ने यह कोशिश भी की थी, हिना साहब से भी बात हुई थी, यह कोशिश भी की थी कि शहाबुद्दीन के दिवंगत पार्थिव शरीर को बिहार लाया जाए, लेकिन लाना संभव नहीं हो पाया था। तो देखिए, कुर्नी का चुनाव और नीतीश कुमार के लिए उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने यह सीट लड़ने के लिए आरजेडी से हासिल की, मनोज कुशवाहा को दिया और महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार जेडीयू को अपनी शक्ति दिखाने का मौका मिला है। गोपालगंज और मोकामा में तो आरजेडी का प्रदर्शन था, लेकिन यहाँ प्रदर्शन है जेडीयू का। नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर, नीतीश कुमार अपने सारे रिश्ते, और देखिए उनके यहाँ चुनाव प्रबंधन के कई विशेषज्ञ लोग भी हैं, ललन सिंह है, उसको कहते हैं, मतलब बिहारी भाषा में बात करें तो महीनी बुद्धि के लोग, होम्योपैथी डॉक्टर कहते ही है ना, आजकल तो एलोपैथी भी करने लगते हैं। देखा ही आपने आरसीपी सिंह का कैसे इलाज कर दिया। तो शहाबुद्दीन का परिवार यदि कुर्नी में दिलचस्पी लेता है तो दिलचस्पी लेने की वजह क्या हो सकती है? क्या ओवैसी की पार्टी का कोई उम्मीदवार आ रहा है? देखिए, ओवैसी की पार्टी का उम्मीदवार आएगा तभी शहाबुद्दीन के परिवार की दिलचस्पी से खेल बन या बिगड़ सकता है, ठीक है ना। ओवैसी की पार्टी का उम्मीदवार नहीं आया तो मुसलमान तो बीजेपी को वोट देंगे नहीं। अब देखिए, कुर्नी की जब बात करेंगे तो मुकेश सहनी की बात कर लेना भी जरूरी है, वीआईपी पार्टी की। देखिए, मुकेश सहनी ने वहां से सबन, मतलब बुनियाद को उम्मीदवार बनाया। इसका मतलब ये है कि वे महागठबंधन की ओर हैं, मतलब दिल जो है अभी महागठबंधन की ओर है। तो बीजेपी के खिलाफ तो रहते ही है, नहीं बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के खिलाफ अब हुए ना, जब उन्हें मौका दिया। हाँ, 3 विधायकों को उनको अपने अंदर ले लिया। हाँ, मतलब मुकेश सहनी के शब्दों में बीजेपी तो कहती कि वे मेरे ही थे, हमने ही उन्हें लड़ने के लिए वहां भेज दिया, इंपोर्ट किया था। हाँ, एक्सपोर्ट किया था। तो मुकेश सहनी यदि वहां सबन उम्मीदवार दिए हैं और उनके साथ यदि सहनी चढ़ गए
तो बीजेपी को नुकसान होगा। लेकिन आपने वह भी देखा कि अनिल सहनी ने आज नीतीश कुमार के खिलाफ क्या बोला, अति पिछड़ों की हकमारी हो रही है, अति पिछड़ों की हकमारी हो रही है। लेकिन कुर्नी में स्थानीय और बाहरी का मुद्दा भी है, और वहां का चुनाव देखिए अगले 2-4 दिन में चुनाव अपने रंग में रंगने लगेगा फिर। लेकिन ओवैसी की पार्टी क्या करती है यह देखना होगा। और फिर हम कह रहे हैं ओवैसी की पार्टी जिस तरीके से खतरे की घंटी बनती जा रही है आरजेडी के लिए, गोपालगंज में जाकर वोट खराब कर सकती है, गोपालगंज में जाकर आरजेडी की हार को सुनिश्चित करा सकती है। तो फिर सीमांचल में क्या होगा, और सीमांचल में कहीं ओवैसी और पप्पू यादव एक हो गए तब क्या होगा। परिस्थितियां तो कभी बदल सकती हैं। हाँ, परिस्थितियां, राजनीतिक दोस्ती और राजनीतिक दुश्मनी, इस बात को तो आप जानती हैं कि ये इसके बारे में कोई भी भविष्यवाणी करना, नीतीश कुमार कभी इधर कभी उधर, बीजेपी कभी इधर कभी उधर, ये सारे खेल मतलब कोई नहीं कह सकता कि हम बहुत साथ हैं। नहीं, ये तो कह ही नहीं सकते। देखिए राजनीति जो है वो तो अफसर को आप किस तरीके से कैच करते हैं, इससे आपकी कुर्सी बनी रहती है या खत्म हो जाती है। देखिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM क्या फैसला लेती है, उसके बाद फिर शहाबुद्दीन, दिवंगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन और उनकी परिजनों की क्या राय होती है, कैसे इस चुनावी समर में वो साथ देते हैं, साइलेंट रहते हैं, या फिर अलग ही खेल होगा, ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। आगे कुटनी विधानसभा उपचुनाव के तमाम जितने पॉलिटिकल अपडेट्स हैं, क्या वहाँ हलचल हो रही है, कौन कौन नेता जाएंगे, क्या कहेंगे, कैसे महागठबंधन बनाम बीजेपी की लड़ाई में अंजाम क्या होगा, उन तमाम चीजों से आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।